Hello and welcome to Physics Fun. This is our second lecture and the chapter is Structure of Atoms and Nuclei. हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का ये 15th लेसन है और उसका ये हमारा सेकेंड लेक्चर है. In our previous or first lecture, what we have studied is basics of how atom model was developed. So हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं? एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एटम कैसा होगा इसके बारे में अलग अलग थियरीज आई, एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड देन डिफरेंट मॉडल्स वर डेवलप्ड. उसमें सबसे पहला जो मैथमेटिकल या फिर थोड़ा स्टैंडर्ड मॉडल जो कह सकते हैं हम लोग, दैट वाज गिवन बाय थॉमसन, सर जे थॉमसन. ठीक है, एंड द मॉडल वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल. ये हम पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा तो आई रिकमेंड यू कि फर्स्ट लेक्चर देखिए फिर इस लेक्चर पे आइए. सो प्लम पुडिंग मॉडल. और इस मॉडल में क्या बताया गया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ तो है. सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, सो ही वाज नोइंग कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. एंड व्हाट ही सेड दैट दीज चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द एटॉमिक स्फीयर. सो एटॉमिक रिजिड स्फीयर की तरह और हर जगह पर वो चार्जेस ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. देन लेटर ऑन देयर वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय जीजर, मार्सडन एंड सर रुदरफोर्ड. ठीक है, सो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. but the actual experiment was conducted or performed by his students Giger and Marsden. so Giger Marsden experiment बोलते हैं इसको. ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है उसका डिटेलिंग मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है. so in this experiment what they found that when alpha particle were bombarded on this atom, so अगर वो एटम ऐसा होता तो what was expected कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि दिस इज सॉलिड स्फीयर और एक छोटा पार्टिकल आके टकरा रहा है, तो किसी सॉलिड स्फीयर से छोटा पार्टिकल टकरा जाए तो इट शुड बाउंस बैक. बट व्हाट दे फाउंड दैट जो अल्फा पार्टिकल है ज्यादा से ज्यादा तो निकल गए सीधे बिना बाउंस बैक किए या बिना डिफ्लेक्ट हुए या बिना स्कैटर हुए. सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स scattered at very small angle or almost they do not scatter at all. तो इस पे से उनको समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें गड़बड़ है. एंड व्हाट रुदरफोर्ड सजेस्टेड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट ही डिड, ही सजेस्टेड अ प्लैनेटरी मॉडल. तो हमारा जो एटम है उसका स्ट्रक्चर प्लैनेटरी मॉडल जो है हमारा, है ना, जहाँ पर सन बीच में होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उस तरह का मॉडल उन्होंने यहाँ पर बताया. ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में यही मॉडल पढ़ता है, रुदरफोर्ड्स मॉडल. ठीक है, तो इसी तरह का हम लोग एटम को कंसीडर करके पूरा स्टडी करते हैं. बट रियलिटी में एटम का स्ट्रक्चर और भी थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे. सो दिस कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट एट द सेंटर ऑफ दिस एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय द रुदरफोर्ड. तो यहाँ से न्यूक्लियस ये वर्ड का जन्म हुआ. ठीक है, और यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स का एक नया ब्रांच बन गया. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज था वो सारा घूम रहा था. सो दीज वर इलेक्ट्रॉन्स विच वर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस विच वाज पॉजिटिवली चार्ज. उस वक्त जो न्यूट्रॉन है उसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था. सो नो वन वाज नोइंग कि ऐसा न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है. सो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, एंड दिस वाज द एटम. दिस वाज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय रुदरफोर्ड. बट दिस एटम हैड सम, ये जो एटॉमिक मॉडल था, देयर वर सम ड्रॉबैक ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल. तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे तो वो भी याद कर लेते हैं. पहला तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा. तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो हम लोग सनलाइट से, हम अगर सनलाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करें तो हमें 7 कलर्स दिखते हैं. वैसे ही अगर कोई हॉट गैस ले ले, है ना, किसी कंटेनर में, और उसको किसी प्रिज्म के थ्रू पास करे, सो वी गेट दिस काइंड ऑफ लाइंस. इंस्टेड ऑफ colored spectrum we get this kind of colorful lines, है ना, अलग अलग लाइन, अलग अलग कलर की लाइंस मिलती है. दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में तो चर्चा नहीं करेंगे, बट मैं ऊपर ऊपर बताऊंगा इसके बारे में आपको. तो ये जो चीज था, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, है ना. तो उस समय ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन वाज रिवॉल्विंग इन सर्कल. सो जैसे ही अगर उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट भी किया, सो इट शुड रेडिएट कंटिन्यूस एनर्जी. तो जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रम आता है ऐसा कंटिन्यूस, हमें 7 कलर्स दिखते हैं रेनबो की तरह, वैसा यहाँ आना चाहिए था. बट व्हाट वी फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये इसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एक्सपेरिमेंट कई साइंटिस्ट ने किए. उनमें से 5 नाम फेमस है. ये नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पर. लाइमन, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं.
बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, इन लोगों के नाम से अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके नाम से स्पेक्ट्रल सीरीज बनी, उसमें से इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाल्मर एक्सपेरिमेंटली फाउंड अ फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस एमिटेड, दीज लाइंस एमिटेड। हर एक लाइन का अपना एक कलर है, अपनी एक वेवलेंथ है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड सो ऑन। तो ये जो वेवलेंथ है उसके लिए बाल्मर ने एक एक्सपेरिमेंटल एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। और वो फॉर्मूला ये था कि 1 बाय लैम्डा वॉज आर टाइम्स 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, दिस वॉज एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर पी एन एन एम ऐसा अलग अलग लिखते हैं, सो दैट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला दिया अपने बुक में, यहाँ पर एम और एन लिए हैं, अलग अलग इंटीजर्स, दीज आर बेसिकली इंटीजर्स। इनका क्या मीनिंग है हम लोग आगे जब रुदरफोर्ड मॉडल के बाद नेक्स्ट मॉडल जो हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल, उसका जब मैथमेटिकल वर्कआउट आज के क्लास में करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला में क्या टर्म्स है वो समझ में आएगी। बट एट दैट टाइम सिंस देयर वाज नो एटॉमिक मॉडल डेवलप्ड, जो ये मॉडल्स थे उन हिसाब से, इन मॉडल्स के हिसाब से ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ न्यू मॉडल, अपडेटेड मॉडल वाज रिक्वायर्ड, व्हिच वाज गिवन बाय द न्यू मॉडल वाज गिवन बाय बोहर्स। ठीक है, तो नील्स बोहर ने जो मॉडल दिया वो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मॉडल क्या था याद करो जरा। सो व्हाट ही सेड, ही गिव 3 पोस्टुलेट। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट, अब मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। पहला पोस्टुलेट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, रुदरफोर्ड की एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, है ना। सो इन दिस मॉडल ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, याद रखना इन्होंने जो बताया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था। दिस वॉज द मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। क्या बताया गया बोहर्स पोस्टुलेट के हिसाब से, दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, and since it is revolving in circular orbit, the necessary centripetal force which is given by this formula, and the centripetal force का formula is, the necessary centripetal force is provided by Coulomb's force or Coulomb's electrostatic force between the positively charged nucleus and the negatively charged electron. तो Coulomb force क्या होता है, it is ZE square upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जेड बीड क्या है, ये सारी चीजें बताई थी, वापस से बता देता हूँ। जेड इज एटॉमिक नंबर, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड, ई स्क्वायर है ना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम्ब्स लॉ में जो आता है। आर इज द रेडियस ऑफ दैट एटॉमिक ऑर्बिट, है ना, जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस। सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट, एंड इट इज, अगर आप देखते हो तो ये क्लासिकल फिजिक्स से आया हुआ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, पुराना फिजिक्स। देन व्हाट ही स्टेटेड इन द सेकंड पोस्टुलेट, he used quantum mechanics in the second postulate, and what he said that the electrons, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रहते हैं then they must radiate energy, क्योंकि वो ऑर्बिट में है, they are under acceleration, and if we have a charge which is under acceleration then that charge should radiate energy according to Maxwell's electromagnetic theory। तो चार्ज ने तो रेडिएशन देना चाहिए, यहाँ पर भी इस पोस्टुलेट में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई चार्ज रेडिएशन ना दे। सो दिस वाज सेम एज द रुदरफोर्ड्स मॉडल, वहाँ पर जो कंसेप्ट है वही यहाँ पर है। सेकेंड पोस्टुलेट खास है, सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन will not radiate energy in certain orbits for which the angular momentum, which is mvr, is integer multiple of h upon 2 pi, where this h is Planck's constant, Max Planck की जो क्वांटम थ्योरी थी वहां से आया हुआ कांस्टेंट है, h is Planck's constant, n is integer number and it is called principal quantum number। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप, तो वो केमिस्ट्री में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था आपने, 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, तो वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेसिकली इट इज इंटीजर, जो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स मिल जाएगी, ठीक है। और इन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, ऐसी ऑर्बिट में जहां पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाए, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सो सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और बोहर ऑर्बिट।
उनको क्या बोला गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और बोहर ऑर्बिट, ये नाम दिया गया। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट जो था, थर्ड पोस्टुलेट लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। अगेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया हुआ है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, ये हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट, ये लोअर ऑर्बिट, then the energy emitted by electron is in the form of electromagnetic radiation given by h nu, energy emitted in the form of em radiation which is h nu. This is equal to the difference in the energy of the two orbit. When electron jumps from higher stationary orbit to lower stationary orbit, it emits radiation, electromagnetic radiation of frequency nu given by this formula. ठीक है, ये हो गया बोहर्स थ्योरी जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे, आज भी रिवाइज किया हमने। अब ये जो पोस्टुलेट्स हैं बच्चों, इस पे से हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आर एन विच इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट मतलब ये वाली ऑर्बिट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ऑल्सो वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट and we can also find the velocity of electron in nth orbit। अगर ये तीन चीजें निकाल सकते हैं तो हम उसका टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो हमें वी आर पता है, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर मोशन पड़ा हुआ है, तो हम लोग ओमेगा, टाइम पीरियड, ये सब निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है, ओमेगा और टाइम पीरियड। ये जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आप खुद से फाइंड करना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल डिराइव ईच ऑफ दिस फॉर्मूला। इसके लिए हम लोग क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग डिराइव करेंगे यूजिंग दीज थ्री पोस्टुलेट्स ओनली, है ना। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन होने वाला है अभी। तो चलो अभी पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। इस पे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछेंगे कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। तो आर एन का जो फॉर्मूला है एट द एंड ऑफ डेरिवेशन हम लोग वो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, उसको आपको लर्न करना है और उसी फॉर्मूला को यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछेंगे कि भाई ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ एंड क्वेश्चन विल बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बोहर पोस्टुलेट ओनली, क्योंकि हमें वही पता है और कुछ तो पता नहीं है। सो लेट अस राइट द फर्स्ट पोस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था याद करो, इट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो z जो है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, ये हमको पता है, ठीक है। बट इन जनरल हम लोग ये चीज डिराइव कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट z हियर। एंड सेकंड पोस्टुलेट देखो, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट था mvr, mvr दिस इज एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। मुझे इसमें से रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे उस वेलोसिटी को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। आई वांट एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, सो आई हैव टू एलिमिनेट दिस वेलोसिटी। तो क्या करते हैं देखो यहाँ पर, इफ आई स्क्वायर दिस इक्वेशन, तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन 2, तो क्या होता है देखो, वी गेट m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, इधर n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास v स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ सकता है ना, यहां से उठा के v स्क्वायर का वैल्यू इधर डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, अब ये जो वर्कआउट है वो मैं इस तरफ करता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। बहुत आसान है डेरिवेशन, सिर्फ आपको मैथमेटिकल स्टेप्स याद होने चाहिए कैसे किया है ना, तो आसानी से हो जाएगा एग्जाम में। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू v स्क्वायर हियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m अपॉन r v स्क्वायर, ये वाला v स्क्वायर है, उसकी जगह मैं ये पुट करूंगा, v स्क्वायर की जगह ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी v स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा टर्म डिवाइड बाय m स्क्वायर r स्क्वायर उधर नीचे। इसको चाहिए तो मैं रीअरेंज करके इधर लिख देता हूँ,
वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ऐसा ही, और ये जो है एम स्क्वायर आर स्क्वायर उधर नीचे चला जाएगा, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर उधर नीचे चला गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, इधर डाल देते हैं क्या वैल्यूज है अपने पास, देखो ये वाली वैल्यूज है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मैंने पूरा सारी की सारी टर्म वी स्क्वायर की जगह यहाँ पर डाल दिया इस इक्वेशन में, मतलब 3 की वैल्यू 1 में डाल दो। ठीक है, इक्वल टू उस तरफ कुछ करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि उस तरफ वेलोसिटी नहीं है, हमें रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें वेलोसिटी को गायब करना होगा, है ना, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये सब किया है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे रेडियस चाहिए तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। यहाँ देख रहा है मुझे कि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट साइड राइट साइड ये ऐसा है, यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर है, अगर मैं इसको कट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, वो भी कट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई को कट कर सकते हैं स्क्वायर के साथ। और कुछ कट हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं हो रहा है, तो बचा क्या लिख लेते हैं, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर पाई एम स्क्वायर। देख लो मैंने सही लिखा क्या? अच्छा, एम और एम स्क्वायर भी कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये एम और ये स्क्वायर कट हो गया तो यहाँ पर अपॉन में एम बचेगा। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर पाई एम, ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड भी लिख लेते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए आर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको उधर शिफ्ट कर दो। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो आर इक्वल टू हो जाएगा ये वाली टर्म एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम एज इट इज। ठीक है, आर उधर गया, ये वाली टर्म जहां थी वहां पर, और ये वाली टर्म उधर उल्टी हो जाएगी, सो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर। तो जेड मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर 1/z अलग से लिख देते हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मैंने डायरेक्ट rn लिख दिया है क्योंकि दिस n स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth बोहर ऑर्बिट में कितना रेडियस होगा, ये इतना होगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में n इज अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो यहाँ पर हमने पोस्टुलेट में लिखा था। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट हैज सम वैल्यू, h की वैल्यू दे देता हूँ मैं 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसका यूनिट आ जाएगा क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एफ। तो ये आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट अगर याद नहीं है तो डिराइव करते आना चाहिए जैसे मैंने किया अभी ऑलरेडी। और पाई छोड़ो, पाई तो कांस्टेंट ही है। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी आपको लर्न हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ही होता है। तो ये सारे डेटा अगर देखते हो तो ये सब चीजें कांस्टेंट है एन और जेड छोड़कर। एन उस ऑर्बिट का नंबर बता रहा है, पहले ऑर्बिट में जो ग्राउंड से सबसे लोएस्ट ऑर्बिट होती है वो n इक्वल टू 1 होती है, अगली नेक्स्ट हायर ऑर्बिट होती है n इक्वल टू 2, उसके ऊपर वाली n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी n बढ़ेगा। ठीक है, z जो है z है एटॉमिक नंबर, जनरली हाइड्रोजन के लिए पूरा थियरी है तो Z1 होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z कुछ और हो सकता है। ठीक है, एनीवेज Z बढ़ता है तो रेडियस कम होता है ना। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है, if we take care of let us consider hydrogen atom, for hydrogen atom हम लोग क्या लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए R0 हम लोग लिखते हैं ग्राउंड स्टेट को, और या फिर A भी लिखते हैं, अपने बुक में A दिया हुआ है, A0 दिया है। R0 इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू n की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो ये सारे कांस्टेंट है, देख लो, है ना। Z भी 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो ये जो वैल्यू आती है दिस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसके करीब आती है। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। यही वैल्यू अगर इधर डाल दें तो Rn का फॉर्मूला आ जाएगा 0.53 n स्क्वायर
अपॉन जेड। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो आप किसी भी ऑर्बिट का सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2 डाल दो, थर्ड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 3 डाल दो, आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है, अगर उसको एनर्जी देके एक्साइट कर दे, ऊपर सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, तो वहां पर एनर्जी कितनी होगी, वहां पर रेडियस कितना होगा, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। जेड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जहां पर जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, वहां पर जेड की वैल्यू अगर कुछ और है तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय दैट जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। बस इसको आप क्या करो, आप याद कर लो। कैसे याद करोगे, रोज 10 बार लिखना है। आज 10 बार लिख लिया लेक्चर देखने के बाद, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इसी पे से ही आता है, ये आसान है याद रखने में, बट इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आज 10 बार याद कर लो, फिर कल वापस से 10 बार लिखो, फिर परसों लिखो, एक हफ्ते तक यही करना है, ये दोनों फॉर्मूला को लिखना है। आगे मैं भी वापस से ऐसे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, उनको भी यही करना है। 10-10 बार एटलीस्ट एक वीक के लिए लिखो, और अगर एट द एंड ऑफ 1 वीक आपको लर्न नहीं होता है तो एक और वीक एक्सटेंड कर दो, जब तक लर्न नहीं होगा इसको लर्न करना है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बोर्ड में आएंगे या कॉम्पिटिटिव में आएंगे या दोनों में आएंगे। अब देखो बच्चों, हमने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, क्या हम लोग इसी प्रोसीजर के थोड़े से आगे जाके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। मैं ये एडिशनल डेटा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए बोर्ड पे। हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे, ये वाला, ये रेडियस का फॉर्मूला है, और मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, ये रेडियस की वैल्यू इधर डाल दूं। इफ आई पुट वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस इक्वेशन व्हाट आई विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। बस रेडियस को इधर डाल दो। तो लेट अस यूज, इसको नंबर देना पड़ेगा, नंबर 1 2 3 हो चुका है, 4 दे दो। यूज आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड इन इक्वेशन 2, मतलब बोर का सेकंड पोस्टुलेट जो उसमें डाल देते हैं। तो एम वी निकालना है हमको, आर एन की जगह मैं ये डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड। ठीक है, देख लो सभी सी चीजें सही डाली है क्या, इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। देखो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ वेलोसिटी होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो सिर्फ वेलोसिटी दिखा है। मास को कट कर दो, और क्या कट हो रहा है, पाई इधर से गया इधर से गया, एन इधर एक है और इधर स्क्वायर है, कट हो गया, एच एक है और इधर स्क्वायर है, कट हो गया, बचा क्या, वी एन एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर। सही है, देख लो, वी एन एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर इक्वल टू, उधर बच रहा है 1/2, बस उतना ही बच रहा है। रीअरेंज कर दो इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू वी एन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये बन गया अपना फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या किया मैंने, रेडियस का फॉर्मूला याद कर लिया, इसको याद तो करना ही है ना, और फिर इसको हमने सेकंड पोस्टुलेट में डाल दिया। अगर एग्जाम में सिर्फ वेलोसिटी डिराइव करते हैं बोले तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वी नो द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दो, देख देख के या फिर लर्न करके, कैसे भी एग्जाम में लिखना है तो लर्न करके लिखेंगे। और फिर ये वैल्यू, इसके बाद क्या करोगे, वी नो द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एन इन सेकंड पोस्टुलेट, और ये आ गया अपना मैथमेटिकल स्टेप करके ये फाइनल आंसर। इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगेन न्यूमेरिकल आएगा तो आप थोड़ी ना डेरिवेशन करोगे, इस पे सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, मैं कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा आपको लेटर ऑन, बट ये याद रखो, ये जो है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग हम लोग बाद में करने वाले हैं। अभी बच्चों हमने जस्ट ये दो फॉर्मूले डिराइव किए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड। दूसरा जो फॉर्मूला डिराइव किया वो था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंड इट वाज गिवन बाय दिस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी कितना होगा वो डिराइव करते हैं। सो वी विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इन nth ऑर्बिट, nth बोहर ऑर्बिट। ये बोहर ऑर्बिट जरूरी है, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, वेलोसिटी निकाला हमने, बट स्टेशनरी इसलिए कि वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, वहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं होने वाली है अगर उसी ऑर्बिट में घूमेगा। तो ऊपर की ऑर्बिट में गया तो एनर्जी लेकर जाएगा, और जब ऊपर की ऑर्बिट से नीचे आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, तो चलो एनर्जी निकालते हैं। तो हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी की जगह वी एन लिखेंगे और वी एन की वैल्यू उधर से डालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे निकालना है, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ले रहे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिस्टम में ये रेडियस है, इस सेपरेशन आर है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन में पढ़ा था। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर एन। ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, इस रेडियस का मैंने आर एन बोला है क्योंकि इट कुड बी nth ऑर्बिट है ना। तो ये फॉर्मूला ये हम लोग यहाँ यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। तो इट इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इट इज अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इट मेक्स अ स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी आती है, तो ये स्टेबल ऑर्बिट है इसलिए ये नेगेटिव आ रही है। माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर एन, ये मैंने सारी चीजें लिख दी। इस इक्वेशन में आर एन वहां से डालेंगे, इस इक्वेशन में वी एन वहां से डालेंगे, तो सारी वैल्यूज डालते हैं। चलो अब मैथमेटिक्स से बचा हुआ वी एन याद होना चाहिए अच्छे से, इसको लर्न बाय हार्ट कर लो, कैसे भी करो, 1000 बार लिख के करो, इट इज योर चॉइस, लेकिन यही लर्न होना चाहिए क्योंकि ये हमें लगने वाला है हर जगह। स्क्वायर है तो मैं पहले ही स्क्वायर कर लेता हूं, तो दिस विल बी जेड स्क्वायर ई रेज टू 4, ई स्क्वायर का स्क्वायर ई रेज टू 4, 2 का स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या किया मैंने, वी एन स्क्वायर इसका स्क्वायर करके यहां डाल दिया क्योंकि वी एन स्क्वायर है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर एन 1/Rn है, तो इसको उल्टा कर दो और इधर डाल दो। तो इसको उल्टा कर देंगे तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी अपने पास जगह है नहीं ज़्यादा, है ना। तो 1/Rn, तो उसको उल्टा कर दो, पाई एम ई स्क्वायर जेड अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई कर देते दोनों तरफ को। सो दिस इज एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान से देखो, बस मैंने मैनिपुलेट किया है ना, कुछ ज़्यादा किया नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया है। इधर z इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, एम ई रेज टू 4 यहाँ पर भी है, एम ई रेज टू 4 है। मैं ये पाई को कट कर देता हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट टर्म में पाई नहीं दिख रहा है और यहाँ पर भी कट हो रहा है। एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर, ऊपर ये आ गया, नीचे आ रहा है 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पर 1/8 का फैक्टर है, यहाँ 1/4 का। देख लो, एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर, एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सब कुछ सेम है। 1/8 माइनस 1/4 है, तो मैं जो सेम है उसको बाहर ले लेता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये सब कांस्टेंट है वो मैं बाहर लिख देता हूँ, एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट था। देखो सब कुछ सेम है। 1/8 माइनस 1/4 ब्रैकेट में आएगा तो इसको हम लोग पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/8 माइनस 1/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1/8, तो ये आ गया माइनस 1/8। तो ये बन गया अपना फाइनल फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला, माइनस एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखोगे तो वापस से फॉर हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन एटम, ठीक है लिख लेते, चलो फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू कितना होता है 1। और ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट मतलब द लोएस्ट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसको हम लोग लिखते हैं E0 या फिर E1 भी लिखते हैं, इट इज योर चॉइस, E0 लिखना या E1 लिखो।
तो माइनस me⁴ ये कॉन्स्टेंट है, z की वैल्यू 1 डाल देंगे अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n की वैल्यू 1 h स्क्वायर, n की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली 1 हटा देंगे. सो दीज ऑल आर कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट है. एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये ऐसी वैल्यू आती है यहाँ पर. और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ, सो व्हाट आई गेट हियर, क्या मिलेगा देखो ध्यान से, मुझे ऐसा मिल जाएगा En इक्वल टू, ये बाकी कांस्टेंट के लिए हम लोग लिख देंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये एटम टू एटम चेंज होने वाला है, तो ये एज इट इज रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये भी फॉर्मूला आपके बहुत काम का है. किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप यू कैन फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, सारे ऑर्बिट में निकाल सकते हो. इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में रहने की कोशिश करता है, तो हाइड्रोजन के केस में वो 1 होगी फर्स्ट ऑर्बिट, और जेड भी 1 होगा, तो ये आ जाता है हाइड्रोजन के केस में. पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में, ग्राउंड ऑर्बिट मतलब सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट, सो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होगी. नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, हाइड्रोजन का ही है एटम, तो n की वैल्यू 2 डाल दो, z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन के केस में, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -13.6 अपॉन 4, उतनी एनर्जी होगी सेकेंड ऑर्बिट में. ठीक है, तो ये इससे कम होगी ऑब्वियसली, बट ये नेगेटिव साइन है, मतलब अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो नेगेटिव में -13.6 इधर, और इसके सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी इधर है ना, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी और ऊपर, तो इस तरह से एनर्जीज बनेगी. इसका डायग्राम अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, एनर्जी डायग्राम, ठीक है, वो गो थ्रू करो. आज की क्लास में बच्चों यहाँ तक वर्कआउट करते हैं. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे. ये बोहर ऑर्बिट है, फिर जो बाल्मर का फॉर्मूला आया था वो कहाँ से आया था, वो हम लोग यही मैथमेटिक्स का यूज करके इसी को एक्सटेंड करके निकालेंगे. ठीक है, तो रुकते हैं यहीं पे बच्चों, बाय बाय.